तो आज हम लोग पी ब्लॉक के तत्व के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले एस ब्लॉक के तत्व के बारे में पढ़े थे। हम लोग जानते हैं कि जो आवर्त सारणी में जो पी ब्लॉक है वो सबसे दाहिने तरफ उपस्थित है। पहले एस ब्लॉक है, बीच में डी ब्लॉक है और किनारे में दाहिने तरफ पी ब्लॉक है। तो इस ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश पाते हैं उन्हें हम पी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। माने इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करेगा। इस ब्लॉक के अंतर्गत वर्ग 13 से 18 तक के तत्व आते हैं। इनका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 np1 to 6, मतलब अंतिम कोष के यस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और पी उपकोष में 1 से लेकर के 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। वह वर्ग की संख्या पर डिपेंड करेगा कि पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। यस ब्लॉक की तरह पी ब्लॉक के तत्व भी सामान्य तत्व कहलाते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसके अंतर्गत धातु, उपधातु, अधातु और अक्रिय गैस आते हैं। मतलब जो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनमें धातु भी हैं, उपधातु और अधातु भी हैं। और जो 18वें वर्ग के तत्व हैं जिनको हम अक्रिय गैस कहते हैं, अक्रिय गैस भी पी ब्लॉक में रखे गए हैं। इसमें हम लोगों को 11th में पी ब्लॉक में केवल वर्ग 13 और वर्ग 14 के तत्वों के बारे में पढ़ना है और शेष जो 15 से लेकर 18 वर्ग के तत्व होंगे उनको हमको 12th में पढ़ना है। तो आज हम लोग वर्ग 13 के तत्व, जिसको हम बोरान परिवार का तत्व भी कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसका थोड़ा सामान्य परिचय देख लिया जाए कि वर्ग 13 के तत्वों को हम बोरान परिवार का तत्व कहते हैं और इसके अंतर्गत मतलब बोरान परिवार में या वर्ग 13 में आपके ये 6 तत्व हैं: बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थाइलियम और निहोरियम। ये अभी नए तत्व की खोज हुई है, निहोरियम अभी तत्व की खोज की गई है, लेकिन इस तत्व के यौगिकों के बारे में या इसके गुण के बारे में अभी विस्तृत जानकारी नहीं है। ठीक है, तो मुख्य रूप से जब हम लोग पढ़ेंगे इसके विशेषताओं के बारे में तो बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थाइलियम के यौगिक या उनके गुण के बारे में पढ़ेंगे, चूँकि निहोरियम के बारे में अभी विशेष जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। बोरान को छोड़कर शेष सभी जो है वो धातु हैं। बोरान एक दुर्लभ तत्व है। एल्युमिनियम भूपर्पटी पर मतलब पृथ्वी पर पाए जाने वाला तीसरा सबसे अधिक पाए जाने वाला जो है तत्व होता है, जो लगभग भूपर्पटी पर 8.3% पाया जाता है। ये तो सामान्य परिचय हो गया। फिर बोरान परिवार के तत्वों की थोड़ा विशेषताएं देख लें, लक्षण देख लें। तो इनके सामान्य लक्षण निम्न हैं। पहला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अभी देखिए यहाँ पर बोरान परिवार के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर दिखाया गया है। अगर इसको देखा जाए तो देखिए अंतिम कोष के यस उपकोष में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और पी उपकोष में जो है 1 इलेक्ट्रॉन है। जैसे 2s2 2p1, देखिए एल्युमिनियम में 3s2 3p1, फिर गैलियम के अंतिम में 4s2 4p1। मतलब अंतिम कोष के यस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन और पी उपकोष में जो है 1 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका जो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ns2 np1 होता है, 1 to 6 नहीं, ns2 np1 होता है इनका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, और जिन यौगिकों में ये तत्व पाए जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बोरान ट्राइक्लोराइड, तो बोरान ट्राइक्लोराइड में बोरान उपस्थित है, तो बोरान ट्राइक्लोराइड में अगर देखा जाए तो बोरान का अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण नहीं होता, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है। तो बोरान के अंतिम जैसे BCl, अगर हम 3 की संरचना अगर देखें, देखिए BCl3, तो बोरान के अंतिम कोष में देखिए 3 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ साझा किया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ साझा किया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ साझा किया, तो कुल मिलाकर 3 3 6 इलेक्ट्रॉन हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इसलिए कहा जाता है कि जिन यौगिकों में ये तत्व बोरान, जैसे बोरान है, एल्युमिनियम पाए जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और ऐसे यौगिक जो है लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। लुईस अम्ल किसे कहते हैं? जो एक युग्म इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से ग्रहण करे उसे लुईस अम्ल कहते हैं। तो देखिए इसमें अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है, 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है, इसलिए हम कहेंगे कि यह लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है।
तो इसी प्रकार से देखेंगे सबका बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, न्योरियम सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर दिखाया गया है। इसके पहले वाले वर्ग में प्रथम और द्वितीय वर्ग के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है आपको बताया गया था, उसी आधार पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करेंगे। आगे देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद अगला गुण देखेंगे, अब देखिएगा उपलब्धता। उपलब्धता का मतलब अब ये प्रकृति में कितना पाया जाता है। तो देखिएगा सबसे अधिक पाए जाने वाला जो आपका तत्व है भूपरपटी पर वह ऑक्सीजन है, जो लगभग 46.6% पाया जाता है। उसके बाद सिलिकॉन है 27.7%, और सिलिकॉन के बाद सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व एल्युमिनियम है जो कि 8.3% पाया जाता है। पृथ्वी पर जो बोरान परिवार के तत्व हैं इनकी बहुलता मतलब कितनी मात्रा में यह पाए जाते हैं, उनका पाए जाने का क्रम इस प्रकार से है। तो एल्युमिनियम देखिए लिखाया गया है कि एल्युमिनियम सबसे अधिक पाया जाता है, फिर गैलियम, फिर बोरान, फिर थैलियम और इंडियम। माने ये पाए जाने का क्रम है, बहुलता का क्रम है, मतलब कितनी मात्रा में ये प्रकृति में पाए जाते हैं, तो एक क्रम आपको दिखाया गया है। अगला है आपका परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस। तो समान रूप से हम जानते हैं कि किसी भी वर्ग में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या जो है बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपका परमाणु त्रिज्या का जो क्रम है वह जो है कह सकते हैं अनियमित है। देखिए लिखा है परंतु एल्युमिनियम की परमाणु त्रिज्या गैलियम से अधिक होती है। जैसे समान रूप से क्या होता है, यही बताया गया, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, मान लीजिए थैलियम है, न्योरियम है। तो ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि जैसे गैलियम की परमाणु त्रिज्या जो है वह एल्युमिनियम से अधिक होना चाहिए, लेकिन कह रहा है कि एल्युमिनियम का अधिक होता है, गैलियम का कम होता है। उसी प्रकार से थैलियम का अधिक होना चाहिए इंडियम से, लेकिन इंडियम का अधिक होता है थैलियम से। तो ऐसा क्यों होता है, इसको हम समझ सकते हैं। ये ऐसा आवर्णी प्रभाव के कारण होता है। आवर्णी प्रभाव बताया गया था कि नाभिक और अंतिम कोश के बीच में भी विभिन्न कोश होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और वे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नाभिक और अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल को कम करने का काम करते हैं। तो ये जो प्रभाव है उसको कहते हैं आवर्णी प्रभाव। तो यस उपकोश के कारण आवर्णी प्रभाव सबसे अधिक होता है, पी के कारण उससे कम, डी के कारण उससे कम, और एफ के कारण उससे कम होता है। तो इस आवर्णी प्रभाव के कारण जो है, अब देखिए अगर एल्युमिनियम, अभी इधर पीछे हम लोग देखे थे, एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसमें डी उपकोश में इलेक्ट्रॉन नहीं आता, लेकिन गैलियम में डी उपकोश में इलेक्ट्रॉन आता है। तो डी उपकोश में क्या होता है, आवर्णी प्रभाव जो है वो कम हो जाता है। आवर्णी प्रभाव कम होने के कारण क्या होगा, आवर्णी प्रभाव जब कम होगा तो नाभिक और अंतिम कोश के बीच आकर्षण बल अधिक लगेगा। आकर्षण बल अधिक लगेगा तो परमाणु का साइज जो है छोटा हो जाएगा, इसलिए गैलियम का साइज जो है वो एल्युमिनियम से छोटा हो जाएगा। इसी प्रकार से इंडियम और थैलियम के लिए भी है कि इंडियम का जो साइज है वो थैलियम से, जैसे इंडियम में देखिएगा डी उपकोश में इलेक्ट्रॉन जाता है, जबकि थैलियम में एफ उपकोश में भी जाता है। तो एफ उपकोश में जो एफ उपकोश के कारण जो आवर्णी प्रभाव होता है वो कम लगता है। तो आवर्णी प्रभाव जब कम लगेगा तो बताया गया कि नाभिक और अंतिम कोश के बीच आकर्षण बल अधिक लगेगा। आकर्षण बल अधिक लगेगा तो साइज छोटा हो जाएगा, इसलिए थैलियम का साइज छोटा होगा इंडियम से। तो ये आवर्णी प्रभाव के कारण ऐसा जो है अनियमित क्रम होता है परमाणु त्रिज्या में। और अगला है आपका आयनन एंथैल्पी। हम लोग जानते हैं कि आयनन एंथैल्पी का संबंध जो है वह परमाणु त्रिज्या से या परमाणु के आकार से होता है। अगर परमाणु त्रिज्या कम है तो आयनन एंथैल्पी अधिक होगा, यदि परमाणु त्रिज्या अधिक है तो आयनन एंथैल्पी जो है कम होगा। तो ये जो क्रम दिखाया गया था, परमाणु त्रिज्या का जो क्रम दिखाया गया था, उसका उल्टा आयनन एंथैल्पी का क्रम होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आयनन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस, मतलब परमाणु त्रिज्या का वो व्युत्क्रमानुपाती होता है।
आयनन एंथैल्पी। तो आयनन जिसका परमाणु त्रिज्या कम होगा उसका आयनन एंथैल्पी अधिक होगा, जिसका परमाणु त्रिज्या अधिक होगा उसका आयनन एंथैल्पी कम होगा। तो वो जो क्रम ऊपर दिखाया गया था परमाणु त्रिज्या का, उसका उल्टा क्रम जो है आयनन एंथैल्पी का होगा। ठीक है। अगला है आपका ऑक्सीकरण अवस्था। हम लोग अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए थे तो देख रहे थे एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन और पी उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन, कुल मिलाकर के 3 इलेक्ट्रॉन अंतिम कोष में थे। तो इसलिए अगर तीनों इलेक्ट्रॉन अगर भाग ले रहे हैं अभिक्रिया में या बंध बनाने में, तो इनकी जो है समान ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो +3 होता है। ठीक है। परंतु गैलियम, इंडियम, थाइलियम ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था तो प्रदर्शित करते ही हैं, इसके साथ साथ ये +1 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। अब +1 क्यों प्रदर्शित करते हैं, इसको हम अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण समझ सकते हैं। मतलब ऐसा इसलिए होता है कि अक्रिय युग्म प्रभाव जो है के कारण जो अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा एक बार हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फिर से देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण अभी कहा गया कि जैसे जैसे हम नीचे की ओर बढ़ते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन हमारा डी उपकोष में जाता है, एफ उपकोष में जाता है मान लीजिए, तो क्या होता है, आवर्णी प्रभाव का मान कम हो जाता है। ध्यान रखिएगा। अब जब आवर्णी प्रभाव का मान कम हो जाता है तो नाभिक और अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल कम हो जाता, बढ़ जाता है। आवर्णी प्रभाव कम होगा, आकर्षण बल अधिक होगा। ये भी जो है उल्टा संबंध होता है। तो बताए थे ना कि डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन अगर प्रवेश करता है तो वहाँ पर आवर्णी प्रभाव जो है कम लगता है, और फिर उससे भी अधिक अगर एफ उपकोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो वहाँ पर आवर्णी प्रभाव कम लगता है। तो आवर्णी प्रभाव जब कम होगा तो नाभिक और अंतिम कोष के बीच आकर्षण बल अधिक लगेगा, और जब आकर्षण बल अधिक लगेगा तो जो यस उपकोष का इलेक्ट्रॉन है, चूँकि नाभिक से नज़दीक है, इसलिए आकर्षण बल अधिक होने के कारण ये जो यस उपकोष का इलेक्ट्रॉन है वह बंध बनाने में भाग नहीं लेता, क्योंकि ये नाभिक से मजबूती से बंधा रहता है, और उस समय पी उपकोष का इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने में भाग लेता है। तो जब पी उपकोष का केवल इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग ले, एस उपकोष का इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग न ले, तो इसी प्रभाव को कहते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव। तो अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण केवल पी उपकोष का इलेक्ट्रॉन भाग लेगा। तो पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए ये जो बताया गया गैलियम, इंडियम, थाइलियम की ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो +1 भी होता है, क्योंकि पी उपकोष के इलेक्ट्रॉन ही केवल बंध बनाने में भाग लेते हैं। अगला देखेंगे ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो ये समान रूप से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एक ट्राई ऑक्साइड बनाते हैं, M2O3 सूत्र वाले ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे M की जगह बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम कुछ भी हो सकता है। अब इसमें देखा जाए तो बोरान जो ट्राई ऑक्साइड है या जो बोरान ऑक्साइड होता है अम्लीय होता है, जबकि एल्युमिनियम ऑक्साइड और गैलियम ऑक्साइड जो है उभयधर्मी होते हैं, मतलब इसमें अम्ल और क्षार दोनों के गुण पाए जाते हैं, जबकि इंडियम और थाइलियम के ऑक्साइड जो है वो क्षारीय होते हैं। ठीक है। फिर अगला देखेंगे अम्लों से अभिक्रिया। अब देखिए इसमें बोरान जो है सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके बोरिक अम्ल बनाता है, आर्थोबोरिक अम्ल इसको कहते हैं। बोरान नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके आर्थोबोरिक अम्ल बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा। परंतु एल्युमिनियम नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता। क्यों? क्योंकि जब एल्युमिनियम की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराई जाती है तो एल्युमिनियम के सतह पर एल्युमिनियम नाइट्रेट या एल्युमिनियम ऑक्साइड की रक्षी परत बन जाती है, और रक्षी परत बन जाने के कारण फिर नाइट्रिक अम्ल का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए एल्युमिनियम जो है नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता, परंतु यह सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके, तनु और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्रमशः हाइड्रोजन देता है और सल्फर डाइऑक्साइड देता है। ठीक है। फिर देखेंगे क्षारों से अभिक्रिया। तो पहले हम समझ लें कि इंडियम और थाइलियम क्षार से अभिक्रिया नहीं करते हैं, जबकि बोरान, एल्युमिनियम और गैलियम क्षार से अभिक्रिया करके, जैसे बोरान जब क्षार से सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो सोडियम बोरेट और हाइड्रोजन देता है, जबकि एल्युमिनियम और गैलियम सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके क्रमशः सोडियम मेटा एल्युमिनेट और सोडियम मेटा गैलिएट देते हैं, और इसके साथ साथ ये हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करते हैं। तो ये तो था कुछ वर्ग 13 के तत्व या बोरान परिवार के तत्वों की कुछ विशेषताएं जिसको हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है। इसको देख करके वीडियो ध्यानपूर्वक देख करके नोट्स बनाएंगे। थैंक यू।